वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ द ताज स्टोरी की कहानी। फिल्म द ताज स्टोरी भारत के सबसे प्रतिष्ठित स्मारक ताजमहल के आधिकारिक इतिहास पर सवाल खड़ा करने वाले एक विवादास्पद कथानक पर आधारित है। यह कहानी आगरा के एक साधारण टूर गाइड विष्णु दास यानी परेश रावल के असाधारण संघर्ष और आत्म खोज की यात्रा है, जो सदियों से स्थापित ऐतिहासिक कथा को चुनौती देता है। फिल्म की शुरुआत में हम देखते हैं फ्लैशबैक का सीन, जो 1959 के आगरा से होती है। हम उच्च अथॉरिटी के अधिकारियों को ताजमहल के परिसर में देखते हैं। वे उन 22 कमरों का निरीक्षण करने के लिए नीचे जाते हैं जहां मरम्मत का काम चल रहा है। इन कमरों को सदियों से रहस्य के पर्दे में रखा गया है। एक कमरे में जहां कुछ ईंटें टूट चुकी हैं, एक अधिकारी राव अंदर झांकता है और सदमे से सन्न हो जाता है। वह तुरंत अपने वरिष्ठ अधिकारी रघुराम सर को बुलाता है। जब दोनों अंदर देखते हैं तो वो हक्के बक्के रह जाते हैं और तत्काल उच्च अथॉरिटी को सूचित करने का फैसला करते हैं। उनका यह कृत्य इस बात का संकेत देता है कि उन्होंने अंदर कुछ ऐसा देखा है जो आधिकारिक इतिहास से मेल नहीं खाता और जिसे तुरंत सील बंद करने की आवश्यकता है। वर्तमान समय में हमें आगरा की बस्टलिंग जिंदगी और ताजमहल के चारों ओर टूरिस्टों की भीड़ दिखाई जाती है। इन्हीं में से एक गाइड है विष्णु दास, जो 3 पीढ़ियों से इस काम में लगा हुआ है। उसका बेटा भी यही काम करता है। विष्णु दास एक स्वाभिमानी और खुददार व्यक्ति है। वह पर्यटकों को ईमानदारी से गाइड करता है और कोई टिप या रिश्वत नहीं लेता। इसी खुददारी के चलते उसके घर की आर्थिक तंगी बनी रहती है। उसका बेटा अपनी पत्नी से नाराजगी जताता है कि अगर उसके पिता ऐसे ही रहे तो वो घर के लोन और बच्चों के स्कूल फीस कैसे भरेंगे, क्योंकि टूरिस्टों द्वारा खुशी से दी गई टिप भी उनके पिता स्वीकार नहीं करते हैं। विष्णु दास अपने साथी टूर गाइडों के लिए बेहतर भविष्य सुनिश्चित करने के इरादे से टूर गाइड एसोसिएशन के अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ने का फैसला करते हैं। इस पद पर पहले से ही उस्मान भाई, एक प्रभावशाली मुस्लिम नेता, का कब्जा है। उस्मान भाई नहीं चाहते थे कि विष्णु दास अध्यक्ष बने, क्योंकि उन्हें लगता है कि विष्णु दास की जीत गाइड समुदाय के लिए उन्हें दशकों पुराने नेतृत्व को चुनौती देगी। दोनों के बीच इस पद को लेकर तनाव बना रहता है। विष्णु दास उस्मान भाई से सवाल करता है कि इतने सालों में उन्होंने साधारण गाइडों से बीमा, सुरक्षा या उनके भविष्य के लिए क्या किया, लेकिन सरकारी फंड के महज ताजमहल की मरम्मत होती रही है, लेकिन गाइडों की स्थिति नहीं सुधरी। इसी दौरान एक युवा पत्रकार अपने पूरी टीम के साथ विष्णु दास का इंटरव्यू लेने आती है। उसके शोध का विषय ताजमहल की सच्चाई है। वह विष्णु दास से तीखे सवाल करती है, जैसे शाहजहां ने ताजमहल कब बनवाया था? क्या यह राजा मान सिंह के महल को लीज पर लिया गया था? 22 बंद कमरों के पीछे का रहस्य क्या है? विष्णु दास पहले तो किताबों में लिखी गई आधिकारिक बातों को दोहराता है, लेकिन जब पत्रकार यह सवाल उठाती है कि क्या आप मानेंगे कि ताजमहल के नीचे हिंदू देवी देवताओं के प्रमाण मिले हैं, तो वह असहज हो जाता है। वह पत्रकार को चेतावनी देता है कि वह इन अफवाहों में न पड़े, क्योंकि इसमें उसे अवार्ड तो मिल जाएगा, लेकिन उसे सच्चाई से दूर रहना चाहिए। इंटरव्यू के बाद विष्णु दास का मन बेचैन हो उठता है। एक शाम शराब के नशे में वह अपने दोस्तों के बीच वह अपने मन की बात कहता है। वह सवाल करता है कि अगर 25 साल तक उसने जो इतिहास पर्यटकों को बताया वह झूठ निकला, तो वह कार्बन डेटिंग टेस्ट की बात करता है, जिससे ताजमहल की सही उम्र पता चल सके। इसी बहस के दौरान उसके दोस्त गुस्से में उसे बताते हैं कि वह वही गलती कर रहा है जो उसके पिता महेंद्र दास ने की थी। यह खुलासा होता है कि महेंद्र दास ही वह गाइड थे जो 1970 के दशक में विदेशी आर्कियोलॉजिस्ट पीटर विलियम्स और वियंटवर्ट्स के साथ अंदर गए थे, और उन्होंने भी अंदर हिंदू मंदिरों के अवशेष व संस्कृत के शिलालेखों का प्रमाण देखे थे, लेकिन राजनीतिक दबाव के चलते उन्हें यह दुनिया छोड़नी पड़ी थी। दुर्भाग्य से शराब के नशे में विष्णु दास की यह पूरी बातचीत रिकॉर्ड हो जाती है और तुरंत सोशल मीडिया पर वायरल हो जाती है। पूरे आगरा में हंगामा मच जाता है। उस्मान भाई की अगुवाई में गाइड एसोसिएशन इसे गद्दारी मानते हैं। वह विष्णु दास पर जिस थाली में खाया उसी थाली में छेद करने का आरोप लगाते हुए उसे और उसके बेटे को गाइड के काम से निलंबित कर देते हैं। जब वह एसोसिएशन के दफ्तर से बाहर निकलता है तो भीड़ उन्हें मुंह पर काली फोत देती है। विष्णु दास बेबस महसूस करता है, लेकिन उसके मन में अपने देश के इतिहास को लेकर एक जबरदस्त संकल्प जन्म लेता है। वह तय करता है कि वह अब सच की तलाश करेगा और इस इतिहास को दुनिया के सामने लाएगा, जिसके लिए उसके पिता ने अपनी जान गंवा दी थी। वह ताजमहल पर जनहित याचिका यानी PIL दायर करने का फैसला करता है। एक प्रसिद्ध वकील जिसके पास वह जाता है केस लड़ने से मना कर देता है और कहता है कि ताजमहल पर पहले भी कई PILs खारिज हो चुकी है और बिना पक्के सबूतों के कोर्ट इस मामले को स्वीकार नहीं करेगा।
विष्णुदास अपने पिता की पुरानी किताबों, थीसिस और दस्तावेज खंगालता है। गहन शोध के दौरान उसे वियन वत्स के बेटे के मसूरी में रहने का पता चलता है। वह तुरंत घर में बिना किसी को बताए आगरा के मसूरी के लिए निकल जाता है। वहाँ वट्स के बेटे से मिलकर वह पिता द्वारा ताजमहल पर लिखी गई थीसी की प्रतियां हासिल करता है। इन नए सबूतों के बल पर वह वकील को फिर से मना लेता है और कोर्ट में PIL दायर कर दी जाती है। यह खबर तुरंत राष्ट्रीय सुर्खियों में आ जाती है, जिससे उस्मान भाई और उसके आका हैरान हो और नाराज हो जाते हैं। मामले की पहली सुनवाई में ही ड्रामा होता है। धमकी के कारण विष्णुदास का वकील कोर्ट नहीं पहुंचता, क्योंकि उसके कुत्ते को गोली मार दी गई थी और अगली बार परिवार के सदस्य को भी धमकी दी गई थी। नतीजतन विष्णुदास को अपना केस खुद लड़ना पड़ता है। विष्णुदास अपना पक्ष लड़ते हुए 3 अथॉरिटी पर सवाल उठाते हैं। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI ताजमहल को सिर्फ शाहजहां का मकबरा घोषित करने के लिए, शिक्षा बोर्ड इतिहास की किताबों में बिना किसी ठोस आधार पर मुगल केंद्रित इतिहास पढ़ाने के लिए, सरकार पर 22 कमरों को ईंट और चूने से सील करने के लिए। विरोधी वकील राशिद, जिनका रोल जाकिर हुसैन ने प्ले किया है, विष्णुदास पर देशद्रोही होने का आरोप लगाते हैं और पूछते हैं कि क्या वह मानते हैं कि पूरे देश के सिस्टम ने सिर्फ एक समुदाय मुस्लिम को खुश करने के लिए आंखें बंद कर ली है। विष्णुदास अपने सबूत पेश करते हैं, जिसमें ये शामिल होते हैं। नंबर 1, ताजमहल की दीवारों पर विशेषकर बंद कमरों के पास स्वास्तिक, ओम और हिंदू श्लोकों के चिन्ह और तस्वीरें। नंबर 2, कुलबंद पर स्थित कलश की तस्वीर, जो त्रिशूल, नारियल और अंध्र चंद्रमा, हिंदू और मुगल दोनों संस्कृतियों का मिश्रण लेकिन हिंदू तत्वों का प्रभुत्व को दर्शाता है। नंबर 3, एक किताब का पन्ना जिसमें ताजमहल से जुड़ी गौशाला का जिक्र है। इन शुरुआती तर्कों और सबूतों को देखते हुए कोर्ट PIL को स्वीकार कर लेता है। अगली सुनवाई में राशिद एक शिक्षा बोर्ड के अधिकारी को बुलाते हैं, जो कहती है कि इतिहास की किताबों को पॉजिटिव दृष्टिकोण से लिखा गया है। विष्णुदास अपने क्रॉस एग्जामिनेशन से तीखा हमला करते हैं। अगर इतिहास की किताबों में सिर्फ सच लिखा जाता है तो नाथूराम गोडसे के बारे में लिखते समय उन्हें ब्राह्मण चरमपंथी क्यों लिखा गया है, जबकि किसी भी मुगल शासक को नकारात्मक पक्ष के लिए उनकी जाति या धर्म का उल्लेख क्यों नहीं किया गया है। वह पूछता है कि क्यों इतिहास के पन्नों में छत्रपति शिवाजी महाराज, अशोक मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य जैसे हिंदू राजाओं को मुगलों जितना महत्व और महानता नहीं दी गई है। इसके बाद राशिद प्रसिद्ध इतिहासकार और लेखक हबीब साहब को बुलाते हैं, जिन्होंने फारसी ग्रंथों का अनुवादन करके ताजमहल पर आधिकारिक इतिहास लिखा है। हबीब साहब दावा करते हैं कि शाहजहां ने इसे नींव से बनवाया था। विष्णुदास उन्हें चुनौती देता है और मूल फारसी ग्रंथ का एक पन्ना दिखाता है, जिस पर जय सिंह से एक विशाल महल लेने का स्पष्ट उल्लेख है। जब हबीब साहब फारसी न पढ़ पाने का बहाना बनाते हैं तो विष्णुदास उन पर इतिहास को जानबूझकर अपनी सुविधा के अनुसार लिखने का आरोप लगाते हैं। विष्णुदास प्रोफेसर विलियम्स के कार्बन डेटिंग का रिपोर्ट का जिक्र करते हैं, जिससे यह साबित किया गया था कि ताजमहल में इस्तेमाल की गई लकड़ियाँ शाहजहां के काल से 300 साल पुरानी थी, यानी यह संरचना उनसे पहले मौजूद थी। वह बताता है कि इस रिपोर्ट को दबाने के लिए दरवाजे हटाकर ईंट की दीवारें लगाई गई है। कोर्ट बार बार चश्मदीद गवाह की मांग करता है, जो साबित कर सके कि 22 कमरों के अंदर क्या है। हताश विष्णुदास को आखिरकार वही पत्रकार लड़की मदद करती है। वह उसे बताती है कि 1959 में ताजमहल के नीचे जाने वाले अधिकारी रघुराम ही एकमात्र जिंदा चश्मदीद है। रघुराम गवाही देने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन अंतिम सुनवाई से ठीक पहले उन्हें डरा धमकाकर कोर्ट आने से रोक दिया जाता है। लेकिन विष्णुदास और पुलिस की सहायता से रघुराम की जगह एक अन्य गवाह को कोर्ट में पेश करने में सफल हो जाते हैं। यह गवाह कोर्ट में शपथ लेकर बताता है कि उसके अंदर हिंदू मंदिरों के अवशेष हैं और देवताओं की मूर्तियों के प्रमाण भी देखे थे। राशिद अपने बहस में राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था और सांप्रदायिक शांति को केंद्रीय मुद्दा बनाते हैं और कहते हैं कि ताजमहल देश के लिए हजारों करोड़ों का राजस्व लाता है। अगर वर्डिक्ट के दंगे भड़के या पर्यटक आने बंद हुए तो देश की अर्थव्यवस्था और ताजमहल पर निर्भर लोगों का क्या होगा। विष्णुदास भावुक होकर कहते हैं कि एक देश का इतिहास उसकी रीढ़ की हड्डी होती है। उन्होंने मुगल काल में हुए 70 लाख लोगों की भुखमरी और मंदिरों के विध्वंस का जिक्र किया और कहा कि ऐसे शासकों को प्रेम के प्रतीक के रूप में महिमामंडित करना देश के इतिहास के साथ अन्याय है। सच्चाई चाहे कड़वी हो सामने आनी चाहिए। कोर्ट अंत में कोई स्पष्ट ऐतिहासिक वर्डिक्ट नहीं देता, क्योंकि इतिहास को कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। कोर्ट फिलहाल वर्डिक्ट को होल्ड करता है और मामले को आगे जांच के लिए एक विशेष कमेटी का गठन का आदेश देता है। कोर्ट शिक्षा बोर्ड को यह निर्देश देता है कि इतिहास की किताबों में मुगल राजाओं के साथ साथ हिंदू राजाओं के गाथाओं और उनके योगदान को
उचित स्थान दिया जाए। फिल्म का अंत इस संदेश के साथ होता है कि विष्णुदास का केस भले ही खारिज हो गया हो और बाद में सुप्रीम कोर्ट तक भी गया हो, लेकिन इस एक PIL ने इतिहास पर सवाल उठाने की एक शुरुआत कर दी है, जिसके बाद लोगों ने लगातार ताजमहल की सच्चाई जानने के लिए कई अन्य PIL दर्ज किए हैं। तो दोस्तों, ये थी पूरी कहानी द ताज स्टोरी की। आपको पसंद आया हो तो प्लीज सब्सक्राइब करना, लाइक करना, सपोर्ट करना। नया क्रिएटर हूँ, आपकी मदद से ही कुछ बन पाऊंगा। थैंक यू।